नमस्कार मित्रों, डीएस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण। आरक्षण के संबंध में हम आज बातचीत करेंगे। आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन। पहले देखेंगे कि संविधान में इनसे संबंधित कहाँ कहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। ज्यादातर अगर विद्यार्थी को पूछते हैं कि भारत में आरक्षण का आधार क्या है, तो वो सीधा डायरेक्ट उत्तर दे देते हैं अनुच्छेद 16(4). लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल 16(4) एक ही अनुच्छेद नहीं है जो भारत में आरक्षण की बात करता है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत कई सारे अनुच्छेद है जो भारत में आरक्षण के आधार होने की पुष्टि करते हैं। अनुच्छेद 16(4) जो है वो केवल और केवल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। और हम लोग जो आरक्षण की बात करेंगे वो 3 तरह के अलग अलग आरक्षण की बात करेंगे। जो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की बात करता है वो एकदम अलग है। आज हम संविधान के अनुसार जो 3 प्रकार के भारत में जो आरक्षण है उनकी बात करेंगे, जिनका उल्लेख है वो संविधान के अंदर भी किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण है वो भारत के अंदर 3 प्रकार का है जो संविधान में उल्लेखित है। सबसे पहले अगर बात की जाए आरक्षण की, तो पहला आरक्षण है शैक्षणिक क्षेत्र में। शैक्षणिक क्षेत्र में। दूसरी बात की जाए तो सरकारी नौकरियों में। सरकारी नौकरियों में। और नंबर 3 की अगर बात की जाए तो राजनीति क्षेत्र में। राजनीति। ये 3 तरह के आरक्षण के प्रावधान है वो जो संविधान के अंदर उल्लेखित है। अब शैक्षणिक क्षेत्र में अगर आरक्षण की बात करते हैं तो इसमें 3 अनुच्छेद आते हैं। इसमें पहला है अनुच्छेद 15 की धारा 4, फिर दूसरा है अनुच्छेद 15 की धारा 5 और नंबर 3 पे आपका आ जाएगा 15 की धारा 6। ये 3, 15(4), 15(5) और 15(6) जो कि शैक्षणिक क्षेत्र में यानी कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करते हैं। फिर अगर हम दूसरा देखते हैं सरकारी नौकरियों में। सरकारी नौकरियों में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 16 की धारा 4, फिर दूसरा है अनुच्छेद 16 की धारा 4(a), फिर तीसरा है अनुच्छेद 16(4) की धारा 16(4)(b) और चौथा है अनुच्छेद 16 की धारा 6। ये 4 जो अनुच्छेद है वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करते हैं। और तीसरा आता है राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में अगर आरक्षण की बात की जाए तो इसमें ध्यान दें अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 333। इसके अलावा एक और भी अनुच्छेद है जिसे बाद में जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 243, जो कि पंचायती राज में और नगर पालिका के अंदर है। वो राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण की बात करता है। तो आरक्षण की अगर बात की जाए तो भारत में संविधान के अंदर आरक्षण के आधार है वो 3 प्रकार से बताए गए। सबसे पहला आरक्षण की अगर बात की जाए तो शैक्षणिक क्षेत्र में यानी कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है, एज वेल एज दूसरा आपका ये सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, और तीसरे अगर बात की जाए तो राजनीति क्षेत्र में। ये 3 प्रकार के आरक्षण के प्रावधान है वो भारत के संविधान के अंदर है वो किए गए हैं। अब ज्यादातर पहला सवाल यही आता है यहाँ पे, इस प्रकार का सवाल आ जाता है भारत में संविधान का भारत के संविधान का आरक्षण के संबंध में
कौन सा अनुच्छेद है? भारत के संविधान में आरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो उसमें ऑप्शन दे देंगे। पहला ही ऑप्शन मिलेगा 16(4), और ज्यादातर विद्यार्थी यही ऑप्शन करके आते हैं। नंबर 2 पे वो लिख देगा 331, फिर नंबर 3 पे वो लिख देगा 243, और नंबर 4 पे वो लिख देगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। तो विद्यार्थी ज्यादातर रटे रटे यही लिख के आ जाते हैं कि 16(4) है वो भारत में संविधान का, भारत में जो आरक्षण है उसका संवैधानिक आधार है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनुच्छेद 331 जो कि राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण का आधार है, और अनुच्छेद 243 जो कि पंचायती राज और नगर पालिका के अंदर है वो आरक्षण का आधार है। तो इन सब बातों का अपने को ध्यान में रखना है। शैक्षणिक क्षेत्र में अगर पूछ ले डायरेक्ट, अगर सवाल आ जाए कि भारत में संविधान, भारत के संविधान के अंदर आरक्षण का आधार कौन सा अनुच्छेद है, तो पहले प्रश्न को देखना है। अगर उसमें अगर ये ऑप्शन आ गए चारों और फिर उपयुक्त सभी आ गया तो उपयुक्त सभी सही होगा। लेकिन अगर डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाए कि शैक्षणिक क्षेत्र में जो आरक्षण है उसका आधार कौन सा है, तो उसका आधार ये 3 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5) और अनुच्छेद 15(6). फिर अगर पूछ ले सरकारी नौकरियों में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो फिर 16(4) आ जाएगा, 16(4)A और 16(4)B और 16(6), ये 4 अनुच्छेद आ जाएंगे। और राजनीति के अंदर पूछेंगे तो ये 5 अनुच्छेद आ जाएंगे, 330, 31, 32, 33 और 243। अब हम लोग आज जिस आरक्षण से संबंधित बात करने जा रहे हैं वो है शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण, रिजर्वेशन इन द एजुकेशनल एरिया, यानी कि शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण। शैक्षणिक क्षेत्र के आरक्षण की अगर बात की जाए तो उसमें तीन अनुच्छेद आते हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण, इसके अंदर अभी हमने देखा 15(4), 15(5) और 15(6). ये जो अनुच्छेद है ये शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण का आधार है। लेकिन इन सब को समझने से पहले अपने को पहले पूरा अनुच्छेद 15 है वो पढ़ना पड़ेगा। क्या है अनुच्छेद 15, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 15 जिसके बारे में चर्चा करते हैं अभी। अनुच्छेद 15 में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 15 है वो मौलिक अधिकारों का एक अनुच्छेद है। जिस मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाए तो भारत के संविधान के भाग 3 पार्ट 3 के अंदर इसका उल्लेख है, जिसके अंदर अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है वो मौलिक अधिकार माने जाते हैं। जिसमें अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा को परिभाषित करता है, और अनुच्छेद 13 जो विधि शब्द को परिभाषित करता है, और अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समान संरक्षण। दो अलग अलग उसमें लाइन है, एक विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। एक है वो इंग्लैंड से ली गई है, तो दूसरी है वो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से है वो ली गई है। फिर अगर अनुच्छेद 15 के मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाए तो उसमें भी 6 मौलिक अधिकार है। उनमें से अनुच्छेद 14 से 18 तक है वो समानता का अधिकार का उल्लेख है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। तो अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर है वो भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में लिखा राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन अनुच्छेद 15 में उसको और अच्छी तरह परिभाषित किया हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, ये हम लोग बात कर रहे हैं जो 15(1) की, जिसके अंदर लिखा हुआ है धर्म यानी रिलीजन, मूलवंश यानी रेस, जाति यानी कास्ट, और
चौथा आ जाएगा लिंग यानी जेंडर व जन्म स्थान। इनके आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब मौलिक अधिकारों की प्रकृति है वो एकदम नकारात्मक है। ये राज्य को हर कोई कार्य करने से रोकता है, एक तरह से नकारात्मक प्रकृति के राज्य ऐसा नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। तो इस प्रकार इसमें कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर है वो भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा 15(2) की अगर बात की जाए तो 15(2) के अंदर लिखा हुआ है सभी सार्वजनिक स्थल, राज्य के सभी सार्वजनिक स्थल जैसे खेल के मैदान है, कुएं हैं, तालाब है, एज वेल एज अपना होटल है, रेस्टोरेंट है, ये समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। यानी कि इस पर किसी एक वर्ग विशेष का अधिकार नहीं होगा, ये समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे, ऐसा अनुच्छेद 15 की धारा 2 में उल्लेखित है। अगर आजादी से पहले अगर बात की जाए तो इतना मतलब समानता का अधिकार का मतलब उल्लंघन था। वहां पर अगर गांव के अंदर 2 तालाब होते थे तो एक उच्च जाति या अगड़ी जातियों के लिए अलग था, तो वहीं दूसरा जो तालाब होता था वो दलितों या उनके लिए अलग था। यहाँ तक कि खेल के मैदान थे वो भी अलग थे, जहाँ पर एक तरफ दलित खेलते थे तो दूसरी तरफ है वो उच्च जाति के लोग है वो खेलते थे। तो इस प्रकार का मतलब ये अलग अलग है वो जो सार्वजनिक स्थल थे वो सब भी मतलब दलितों और अन्य अगड़ी जातियों या उच्च जातियों के बीच में है वो बंटे हुए थे। तो उन सब का यहाँ पर है वो इसमें अनुच्छेद 15 की धारा 2 में साफ साफ उसको एकदम निषेधात्मक किया गया कि इस प्रकार है वो भेदभाव नहीं किया जा सकता राज्य के द्वारा। अनुच्छेद 15 की धारा 2 जिसमें सार्वजनिक स्थल जैसे कुएं, तालाब, खेल मैदान, होटल व रेस्टोरेंट ये समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। कोई भी आ जा सकता है वहां पर, समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। सार्वजनिक स्थल जैसे कुएं, तालाब, खेल मैदान, होटल व रेस्टोरेंट है वो समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे, ऐसा अनुच्छेद 15 की धारा 2 कहती है। और अगर 15(2) की अगर बात की जाए तो इसको आधार रखकर एक मूवी बनाई गई है जिसका नाम है आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15 है वो फिल्म भी बनाई गई है अनुच्छेद 15 की। ये जो धारा 2 है इसके अंदर जो जिस तरह का जो भेदभाव होता था उससे संबंधित है वो ये आर्टिकल 15 फिल्म भी बनी हुई है, जिसके अंदर इन सब चीजों को दिखाया गया कि किस तरह का भेदभाव है वो पहले यहाँ पर किया जाता था और उन सब का है वो खंडन किया गया है। ये वैसे आर्टिकल 15 की जो फिल्म थी वो यूपी के बदायूं में एक रेप केस पर आधारित थी। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 15 की धारा 3। अनुच्छेद 15 की धारा 3 अगर बात की जाए, अभी हमने पहले देखा था कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, लेकिन इसका एकदम ये अपोजिट है। अनुच्छेद 15(1) का बिल्कुल अपोजिट है अनुच्छेद 15 की धारा 3। इसमें साफ साफ शब्दों में ये उल्लेखित है कि राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य है वो महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ऐसा अनुच्छेद 15 की धारा 3 में उल्लेखित है।
जबकि अनुच्छेद 15 की धारा 1 में हमने देखा था, जिसमें साफ साफ शब्दों में ये उल्लेखित था कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन अगर महिला की बात की जाए तो ये लिंग के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि ये भेदभाव है, लेकिन ऐसा राज्य कर सकता है। महिलाओं व बच्चों को जो अभी सबसे पहले जिन महिलाओं को बुलाया जाता है, कोई भी अगर कहीं पे भी अगर हम देखते हैं ज्यादातर, जिसमें सबसे पहले ये लिखा होता है लेडीज फर्स्ट, यानी कि महिलाओं को प्राथमिकता, उसके बाद बच्चों को और फिर सामान्य नागरिक को। तो महिलाओं व बच्चों के लिए ये जो विशेष प्रावधान है वो उसका जो आधार है वो अनुच्छेद 15 की धारा 3 है। ये तो हम बात कर रहे थे मूल संविधान में इतना लिखा हुआ था। मूल संविधान में केवल ये 3 ही धारा थी, अनुच्छेद 15 की धारा, अनुच्छेद 15 की धारा 1, अनुच्छेद 15 की धारा 2 व अनुच्छेद 15 की धारा 3। ये केवल मूल संविधान में अनुच्छेद 15 इतना ही था। लेकिन 15(4), 15(5) और 15(6) जो धारा है वो बाद में जोड़ी गई है। अनुच्छेद 15(1) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थल जैसे कुएं, तालाब, खेल मैदान, होटल व रेस्टोरेंट समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। और अनुच्छेद 15 की धारा 3 ये प्रोविजन करती है कि राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। गवर्नमेंट कैन डू स्पेशली प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन एंड लेडीज। ये तो बात हो गई अनुच्छेद 15(3) तक। लेकिन हम लोग जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं उसका उल्लेख अभी तक हमने नहीं किया है, अब है वो हम उसका उल्लेख करने जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 15(4), 5, 6 जो कि मूल संविधान के अंदर नहीं थे, जिसे बाद में जोड़ा गया था एक एक करके। अब हम लोग अनुच्छेद 15(4) है वो पढ़ने जा रहे हैं। अनुच्छेद 15(4) आर्टिकल 15 की धारा है वो 4 पढ़ेंगे। इससे पहले अगर बात की जाए, उन्नीस 1950 के अंदर चंपाकम नाम की एक ब्राह्मण लड़की थी, चंपाकम, जिसका पूरा नाम था चंपाकम दोराइजन। चंपाकम दोराइजन नाम की एक ब्राह्मण लड़की थी जो कि मद्रास जो अभी वर्तमान में जिसे हम लोग तमिलनाडु कहते हैं, उस मद्रास 1950 में ये मद्रास हुआ करता था। तो चंपाकम दोराइजन है वो मेडिकल का एंट्रेंस देती है, लेकिन उसके अंक भी काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन अच्छे अंक आने के बाद भी है वो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सिलेक्शन नहीं होने का अगर कारण देखा जाए तो मद्रास सरकार के द्वारा बाय द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास सरकार के द्वारा वहां पर एक सांप्रदायिक आदेश जारी किया हुआ था। सांप्रदायिक आदेश जारी किया गया था, जिसे हम लोग कम्युनिकल ऑर्डर यानी कि सीओ कहते हैं। सीओ कम्युनिकल ऑर्डर सांप्रदायिक आदेश था। इस आदेश के अंतर्गत ये था, अगर आज़ादी से पहले भी ये लागू था, जिसमें ये था कि मतलब जाति के आधार पर है वो सीटों को, उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति के आधार पर है वो सीटों का आवंटन था। यानी कि जैसे कि राजपूत जाति है, ब्राह्मण जाति है, पुरोहित जाति है या अन्य कोई भी जैसे जाति है, तो जाति के आधार पर है वो सीटों का आरक्षण था। जैसे कि राजपूत को 15%, ब्राह्मण को 25% दे दिया। इसी प्रकार अगर अन्य कोई भी जाति उनको 20%, इस प्रकार 100% जो सीटों का आरक्षण था वो एक तरह से आरक्षित थी। तो इसमें संपाकम जो लड़की थी इसने मेडिकल का इंटरेस्ट दिया, लेकिन उसके अच्छे नंबर आने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका कारण ये था जातिगत आरक्षण, यानी कि जाति के आधार पर जो आरक्षण था वो उसके आधार पर उसका वो सिलेक्शन नहीं हुआ। और इसी के साथ में इसकी एक मित्र फ्रेंड्स थी जो उसका है वो निम्न जाति की थी, यानी कि अलग समुदाय की थी, तो उसका सिलेक्शन हो गया। और उसके साथ में रहती थी वो, उसके कम अंक थे, कम अंक होने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन हो गया और चंपाकम का है वो सिलेक्शन नहीं हुआ।
क्योंकि वहां पर जाति के आधार पर जिस जाति से जो ब्राह्मण जाति से थी वहां पर इससे जो ऊपर थी वो सब लोग आ गए और सीटें वो फुल हो गई थी और जितने उनके परसेंटेज थे उस परसेंटेज के हिसाब से उसका है वो सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन उसके साथ जो फ्रेंड्स थी उसकी उसके उससे भी कम नंबर थे, लेकिन उसके जाति के अंदर ऐसे लोग कम थे इसलिए उसका कम नंबर होने के बावजूद भी सिलेक्शन हो गया। चंपा कम ने कहा यह मामला ठीक नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट वो चली गई और उसने अपील दायर की चंपा कम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य। उसने याचिका दायर कर दी कि ये एकदम गलत है, जाति के आधार पर ये जो सीटों का जो आवंटन किया गया है ये बिल्कुल गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए जो मद्रास के अंदर जो सांप्रदायिक आदेश था, कम्युनिकल ऑर्डर सीईओ था, उसे एकदम निरस्त कर दिया कि ये संविधान के खिलाफ है। इस प्रकार जाति के आधार पर आप है वो सीटों का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार सांप्रदायिक आदेश को वहां पर है वो मद्रास के अंदर रद्द कर दिया गया। जैसे ही सांप्रदायिक आदेश को रद्द किया तो वहां की सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और सरकार ने कहा कि अगर इस प्रकार अगर इस आदेश को रद्द कर दिया तो जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके साथ अन्याय होगा और वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए फिर केंद्र सरकार ने इस जो चंपाकम दोराइजन बना मद्रास राज्य के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संविधान के अंदर पहला अमेंडमेंट किया। फर्स्ट अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रथम अमेंडमेंट किया गया 1951 1951 में। 1951 में ये जो प्रथम अमेंडमेंट किया गया था और प्रथम अमेंडमेंट करके अनुच्छेद 15 के अंदर 15(4) नामक धारा जोड़ी गई। 15(4) नामक धारा जोड़ी गई और 15(4) धारा जोड़ के उसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये प्रथम अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। प्रथम अमेंडमेंट के द्वारा केवल ये एक ही अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया था, और भी बहुत सारे अनुच्छेद थे। जैसे अनुच्छेद 19 के 19(2) की धारा के अंदर लोक व्यवस्था शब्द जोड़ा गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट में आपको अच्छी तरह याद है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख है। इसके अलावा भी कई सारे अनुच्छेद है वो एक अमेंडमेंट के द्वारा हमें वो जोड़ सकते हैं, यानी कि एक संविधान संशोधन के द्वारा हम जोड़ सकते हैं। अगर अनुच्छेद 42 की बात की जाए तो वहां पर 60 अनुच्छेद के अंदर है वो संशोधन किया गया था। तो सबसे बड़ा वो संविधान संशोधन है अनुच्छेद 42। तो इस प्रकार एक संविधान संशोधन से हम कई सारे अनुच्छेद है वो जोड़ सकते हैं। आर्टिकल 15(4) राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो आर्टिकल 15(4) अगर देखा जाए तो शिक्षण संस्थानों में
आरक्षण का आधार है। SC, ST और OBC के लिए शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण का जो आधार है वो आर्टिकल 15(4) है। आर्टिकल 15(4) इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ऑफ द रिजर्वेशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर SC, ST एंड OBC। ये तो बात थी अनुच्छेद 15(4) की। जो ये 15(4) अनुच्छेद है ये शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है, केवल और केवल शिक्षण संस्थानों में। प्रश्न आ जाता है डायरेक्ट कि शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण है उसका आधार कौन सा अनुच्छेद है, तो उसका आधार है अनुच्छेद 15(4). ये जो अनुच्छेद 15(4) है ये सामान्य शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है। सामान्य शिक्षण संस्थानों में यानी कि निम्न जो शिक्षण संस्थान है वहां पर आरक्षण की बात करता है। जब ये अनुच्छेद जोड़ा गया था तब इस बात को लेकर बहस हुई थी कि उस शिक्षण संस्थानों में वो किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर है वो सब छात्र है वो मेरिट के आधार पर उनका चयन होता है। लेकिन 2004 में आपको पता है यूपीए की गठबंधन सरकार बनी थी जिनमें प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। घटना 2005 की है। 2005 में क्या हुआ, दिल्ली में एम्स के छात्रों ने आंदोलन कर दिया। एम्स के अंदर जो छात्र पढ़ रहे थे उन्होंने आंदोलन कर दिया कि अगर निम्न शिक्षण संस्थानों में आरक्षण हो सकता है तो उस शिक्षण संस्थानों में आरक्षण क्यों नहीं हो सकता है। दिल्ली के एम्स के अंदर जो SC, ST और OBC के जो छात्र थे उन्होंने आंदोलन कर दिया और इसी आंदोलन के आधार पे मूवी बनी आरक्षण। आरक्षण मूवी इसी आंदोलन के ऊपर फिर बनाई गई थी बाद में। तो वहां दिल्ली के एम्स के छात्रों ने वो आंदोलन कर दिया था और उन्होंने कहा कि अगर आप निम्न शिक्षण संस्थानों में या सामान्य शिक्षण संस्थानों में आप अगर आरक्षण दे सकते हैं तो उस शिक्षण संस्थानों में आरक्षण क्यों नहीं देते। तो सरकार ने इनका खंडन किया और सरकार ने कहा कि गुणवत्ता के बेस पर है वो उस शिक्षण संस्थानों में है वो एडमिशन होते हैं। तो गुणवत्ता की अगर बात की तो फिर SC, ST और OBC के छात्रों ने कहा क्या तो फिर आप हमारी मेरिट के ऊपर डाउट करते हैं, क्या आपको हमारी मेरिट के ऊपर कुछ शक है। फिर सरकार दबाव में आ गई और वर्ष 2005 के अंदर एक संविधान संशोधन किया, 93rd अमेंडमेंट 2005 में हालांकि किया था और लागू हुआ था 2006 में। ये 93rd अमेंडमेंट किया गया और इसके द्वारा संविधान के अंदर एक धारा जोड़ी गई अनुच्छेद 15(5). इस 93rd अमेंडमेंट के द्वारा धारा जोड़ी गई और उसमें लिखा गया राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ये 15(5) के अंदर है वो उल्लेखित किया। उस शिक्षण संस्थानों में अगर बात की जाए तो IIT है, IIM है, एम्स है, ये सब उस शिक्षण संस्थानों के अंदर आते हैं। तो उसमें भी है वो आरक्षण की व्यवस्था है वो की गई थी 93rd अमेंडमेंट के द्वारा, जो 2005 में किया था लेकिन लागू 2006 में हुआ था। उसके द्वारा है वो 15(5) है वो धारा जोड़ी गई थी। लेकिन जैसे ये धारा जोड़ी गई इसे सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय है उसके अंदर इसे चुनौती दी गई। अब आप लोग पूछेंगे कि चुनौती तो
इसमें दे भी नहीं सकते। जो 368 की संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत जो संशोधन होते हैं उसमें चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये भी कहा गया है कि अगर जो संविधान की कोई भी अगर संशोधन अगर संविधान की आधारभूत संरचना का अगर उल्लंघन करे तो उसे संविधान में चुनौती सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ऐसा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो अशोक कुमार ठाकुर, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, 2006 में इस मामले को चुनौती दी गई। और चुनौती दी गई किस आधार पे? उसका आधार इसने रखा था कि ये है वो संविधान की आधारभूत संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसका उल्लंघन कर रहा है। इस आधार पर इसको है वो चुनौती दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती खारिज कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये किसी भी तरह से वो संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2006 के मामले में कहा था। तो ये तो बात हो गई अनुच्छेद 15 की धारा 5 के अंदर, जिसमें ये प्रोविजन किया गया 93rd अमेंडमेंट के द्वारा कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व ओबीसी के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। और इसे अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2006 के मामले में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती खारिज कर दी गई और कहा गया था कि ये किसी भी तरह से है वो भारत की जो संविधान की आधारभूत संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका उल्लंघन नहीं करता है। 15(4) हमने देखा था शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है, लेकिन वो है सामान्य शिक्षण संस्थानों में, सामान्य शिक्षण संस्थानों में। और जो 15(5) है वो है उच्च शिक्षण संस्थानों में। यहाँ से भी सवाल बहुत अच्छा बन सकता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो उसमें एकदम क्लियर आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 15 की जो धारा 5 है वो उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का आधार है। और सामान्य का अगर डायरेक्ट पूछ ले आपको शिक्षण संस्थानों का आधार कौन सा है, तो उसमें फिर आपको अनुच्छेद 15 की धारा 4 करना है, यानी कि 15(4) उसमें वो आंसर हो जाएगा। ये तो बात हो गई 15(5) की। अब वर्ष 2019 के अंदर मोदी जी की सरकार के द्वारा संविधान के अंदर 103वां अमेंडमेंट किया गया 2019 में, 103rd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 103वां संविधान संशोधन किया गया। और 103वां संविधान संशोधन करके उसमें एक धारा जोड़ी गई 15(6). 15(6) में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 15(6) के तहत सामान्य वर्ग के सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े, 15(4) में था सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से, लेकिन इसमें आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन का भी उल्लेख है वो किया गया है। तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद 15(6) 103वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2019 में इसे जोड़ा गया था, जिसमें ये उल्लेखित है कि अनुच्छेद 15(6) के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों में 10% है वो आरक्षण का प्रावधान है वो किया गया है। ये तो बात थी अनुच्छेद 15(6) की।
आज जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 की धारा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये हमने आज पढ़ा था, जिसमें कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की है वो बात की गई है। हालांकि इन दो तीनों में नहीं है, लेकिन इसे बाद में जोड़ा गया, तो इन पूरे को समझने के लिए हमें ये 15 की धारा 1, 2 और 3 को है वो देखना पड़ा था। अनुच्छेद 15 1 के अंदर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15 2 की धारा सार्वजनिक स्थल जैसे कुएं, तालाब, होटल, रेस्टोरेंट, खेल मैदान समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। अनुच्छेद 15 की धारा 3 राज्य वो महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और 15 4 की अगर बात की जाए तो राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए वो विशेष प्रावधान कर सकता है। और अनुच्छेद 15 5 राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों में SC ST और OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। और 15 6 जिसमें सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए है वो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था राज्य 10% आरक्षण की व्यवस्था है वो की गई है। ये तो अनुच्छेद था 15। अब ये पार्ट 1 है आरक्षण का, तो इसमें हमने अनुच्छेद 15 देखा है। ये हमने अनुच्छेद 15 शैक्षणिक क्षेत्र में जो आरक्षण था वो आज हमने पूरा है वो अध्ययन किया था, जो पार्ट 1 के रूप में है। अब पार्ट 2 के रूप में हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है, जिसकी ज्यादातर लोग इसी की चर्चा करते हैं। आरक्षण से संबंधित सीधा ही जो अनुच्छेद आता है वो उनके दिमाग में यही आता है 16 4। या सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है वो ज्यादातर सभी लोगों को दिखता है, और उसी के बारे में हम पार्ट 2 के अंदर है वो अध्ययन करेंगे। फिर पार्ट 3 के अंदर राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो आरक्षण है उसकी है वो बात की जाएगी। लेकिन अपने को इन सब चीजों का ध्यान रखना है। आरक्षण 3 प्रकार का भारत के संविधान के अंदर, एक शैक्षणिक क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों में, और तीसरा राजनीतिक क्षेत्र में। तो शैक्षणिक क्षेत्र अपना कंप्लीट हो गया। अभी सरकारी नौकरियों में है वो हम अगले वीडियो में जल्दी बात आपसे करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।